हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी फ्रेंड्स। MPTET वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए साइंस की हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी, जिसमें हमने हमारे बायोलॉजी के कुछ टॉपिक स्टार्ट किए थे। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये सारे टॉपिक रहेंगे आपके। तो जो सबसे पहले आपको बायोलॉजी में टॉपिक पढ़ना होता है वो आपका सजीव जगत होता है। और कौन सी चीज़ें सजीव हैं इसका हमें पता किससे चलता है? कोशिका के आधार पर। ठीक है, तो इस आधार पर आपको सबसे पहले कोशिका वाला टॉपिक क्लियर करना होता है। जब आप कोशिका पढ़ लेते हैं तो फिर आपके जो बायोलॉजी में अदर टॉपिक आते हैं, जैसे क्लासिफिकेशन, अर्थात आपका वर्गीकरण जो आता है, जीव जंतुओं का वर्गीकरण हो या फिर पेड़ पौधों का वर्गीकरण हो, उसमें आपको सारी चीज़ें हेल्प करती हैं यदि आपने कोशिका पढ़ लिया है तो। ठीक है, तो हमारा जो है कोशिका वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें आपको करवाई हैं। इसके बाद आपका ऊतक, जो कोशिकाओं के समूह होते हैं वो ऊतक कहलाते हैं। तो ऊतक में भी आपको पादप ऊतक और जंतु ऊतक पढ़ना होता है, तो ये भी आपको हम करा चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमने वर्गीकरण स्टार्ट कर दिया था, तो ये वर्गीकरण की भी हमारी लगभग तीसरी क्लास रहेगी। ठीक, क्योंकि इसमें जो वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले तो आपको बेसिक जानकारी दी कि किस तरीके से वर्गीकरण होता है जीव जंतुओं का और पौधों का। तो सबसे पहले हमने आपको द्विजगत पद्धति बताई, इसके बाद आपके लिए हमने 3 जगत पद्धति बताई, इसके बाद 4 जगत पद्धति बताई, और एक क्यों आती गई एक के बाद एक। तो ये भी आपको कारण बताए कि आपकी द्विजगत पद्धति में कुछ दोष रहे, इस कारण से 3 जगत पद्धति आई। फिर 3 जगत पद्धति में भी कुछ दोष रहे होंगे तो 4 जगत पद्धति आई। और वर्तमान में जो प्रचलित है और जो हम पढ़ते हैं वो आपकी 5 जगत पद्धति होती है। जीव जंतुओं की 5 जगत जो पद्धति है, इसका जो वर्गीकरण है वो हम एक एक करके देख रहे थे। तो सबसे पहले जो 5 जगत होते हैं उसमें आपको हमने मोनेरा जगत कंप्लीट करा दिया है, तो आप देख सकते हैं मोनेरा जगत के बारे में। ठीक है, अब जो मोनेरा जगत होता है इसको भी 4 भागों में बांट दिया जाता है। तो इसमें आपको पढ़ना होता है जीवाणु, इसके बाद आपको आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसीटीज करके। तो ये सारे हमने आपको क्लियर करा दिए हैं मोनेरा जगत के जीव जंतु। ठीक है, आज के सेशन में हम देखेंगे आपका दूसरा जगत जो होगा प्रोटिस्टा जगत के बारे में। ठीक है, कौन सा जगत देखेंगे? प्रोटिस्टा जगत देखेंगे। तो आइए आज की जो क्लास है स्टार्ट करेंगे, और ये क्लास नंबर 13 रहेगी। तो आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और यहाँ पर देखेंगे कि प्रोटिस्टा जगत क्या कहलाता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से जीवधारियों को रखा गया है। ठीक है, तो आपकी बुक में तो बहुत डिटेल से चीज़ें दी गई होती हैं और आप पढ़ भी लेते हैं उनको, तो आपको समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर समझते हुए पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। तो देखिए प्रोटिस्टा जगत, ये हमारा दूसरा जगत होगा। ठीक है, मोनेरा जगत कवर कर लिया है, ये है दूसरा जगत प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, मतलब जो प्रोटिस्टा जगत है इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक बात क्लियर कर दें कि अभी आगे चलकर जब आप इसके जो जीव जंतु इसमें आएंगे तो आप कहेंगे कि ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो फिर आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि जब ये अपना भोजन बना लेते हैं तो इनको यहाँ पर वर्गीकृत क्यों किया गया? इनको पादपों की श्रेणी में रखना चाहिए। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण यही है कि ये आपके एक कोशिकीय हैं, जबकि आपके जो पादप होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। इस कारण से इनको पादप की श्रेणी में ना रख करके जंतु श्रेणी में रख दिया गया है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। इसके बाद यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब होता है कि इसमें आपके सुविकसित केंद्रक भी पाया जाएगा। अन्य जो कोशिकांग होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी बॉडी हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई, इसके बाद राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। तो ये आपका यूकैरियोटिक कहलाता है। ठीक है, कोशिका में आपको बताए हैं कि यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है। इससे पहले हमने मोनेरा जगत पढ़ा था तो उसमें आपके प्रोकैरियोटिक जीव रखे गए थे, लेकिन जो प्रोटिस्टा जगत है, प्रोटिस्टा जगत एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीवों का जगत होता है। ठीक है, अब इस वर्ग के कुछ जीवों में गमन करने के लिए सीलिया और फ्लैजिला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। तो अभी आगे चल के आपको जब युगलीना बताएंगे तो वहाँ आपको ये स्ट्रक्चर दिखाएंगे, मतलब कि किस तरीके से ये फ्लैजिला और सीलिया गमन करवाते हैं। ठीक है, अब ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये केवल स्वपोषी ही होंगे। आपको बता दें कि जो युगलीना होता है वो दोनों प्रवृत्ति को दर्शाता है, स्वपोषी भी होता है, विषमपोषी भी होता है।
तो जितने भी आपके प्रोटिस्टा जगत में जीवधारी आएंगे वो स्वापोषी और विषमपोषी दोनों तरह के होते हैं। अब इसमें आपको उदाहरण बता दें कि एक कोशिकीय जो शैवाल होते हैं, डाई और प्रोटोजोआ आदि सबके सब आपके प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जीवधारी हैं। ठीक है, अब प्रोटिस्टा की थोड़ी सी संरचना देख लेते हैं। प्रोटिस्टा में जो कोशिकाएँ होती हैं वो एक कला के द्वारा घिरी हुई होती हैं। प्रकाश संश्लेषण, प्रोटिस्टा कोशिका में हरित लवक होते हैं। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जिकाए, अंतः प्रद्रव्यीय जालिका जिसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं, केंद्रक, गुणसूत्र इत्यादि ये सभी कलाओं से घिरे हुए अंग पाए जाते हैं। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि जो प्रोटिस्टा जगत है इसमें किस तरीके के जीव जंतुओं को शामिल किया गया है। अब जो प्रोटिस्टा जगत है इसका भी क्लासिफिकेशन किया जाता है आसानी से, ताकि आप हर चीज़ को समझ पाएँ। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो प्रोटिस्टा है इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले स्वपोषी प्रोटिस्टा होंगे, फिर होंगे आपके परपोषी। तो परपोषी में जो मृत जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करेंगे वो मृतोपजीवी कहलाएंगे, और जो आपके परजीवी मतलब दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे वो आपके परपोषी परजीवी प्रोटिस्टा कहलाएंगे। तो इसमें आपकी 3 श्रेणियां आएंगी, क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट और यूग्लिनोइड। ठीक है, परपोषी प्रोटिस्टा जो मृतोपजीवी होते हैं उसमें आपके अब पंख कवक आते हैं और इसमें प्रोटोजोआ आते हैं। अब आप कहेंगे परजीवी यानी पैरासिटिक क्या कहलाते हैं, तो आपने जुएं को देखा होगा। ठीक है, आपने जुएं को देखा होगा। अब ये जुआ जो हमारे सिर में होते हैं तो ये हमें क्या करते हैं, हमें तो मतलब हमारे शरीर से पोषण प्राप्त कर लेते हैं और हमें कोई नुकसान भी मतलब हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, इनको फ़ायदा होता है। ठीक है, तो हमें ना फ़ायदा हो रहा है लेकिन जुएं को लाभ हो रहा है, तो ये परजीवी कहलाते हैं। और यहाँ जो सड़े गले मृत शेष पदार्थ होते हैं उनसे जो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं तो वो आपके मृतोपजीवी यानी अपपंख कवक इसमें आ जाएगा। अब हम एक एक करके तो आज थोड़ा सा आपको बता दें कि केवल स्वपोषी प्रोटिस्ट देखेंगे क्योंकि ये टॉपिक आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसमें हम इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वपोषी प्रोटिस्टा, इसके अंतर्गत आने वाली श्रेणियाँ। तो स्वपोषी प्रोटिस्टा मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट क्या होते हैं, तो देखिए क्राइसोफाइट स्वपोषी प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी 2 तरह के जीव आते हैं। तो जो क्राइसोफाइट है इसमें 2 तरह के जीव आएंगे। तो एक आपका हो जाएगा डाई और एक हो जाएगा आपका डेस्मिड, मतलब सुनहरे शैवाल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो डाई अब आप कहेंगे कि जो क्राइसोफाइटा वर्ग है इसमें सबसे महत्वपूर्ण जीव कौन सा होता है, तो वो डाई ही होते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर 90 से 95% देखने को मिलते हैं। लेकिन जो आपके डेस्मिड होते हैं ये केवल 5% ही इनकी भूमिका रहती है। तो डाई इस समूह के मुख्य जीव माने जाते हैं। तो पूछेगा क्राइसोफाइटा समूह के मुख्य जीव कौन से जीवधारी हैं, तो वो आपके डाई हैं। अब देखिए डाई और डेस्मिड दोनों ही लवणीय और अलवणीय जल दोनों में मिलते हैं। तो आपको बता दें कि जो क्राइसोफाइटा है इसके जो जीव होते हैं वो लवणीय यानी जो आपका लवणयुक्त जल है यानी समुद्री जल होते हैं, और अलवणीय जल मतलब जिसे हम स्वच्छ जल कहेंगे, नदियों तालाबों में जो जल पाया जाता है। तो आपके जो क्राइसोफाइटा वर्ग के जीव हैं चाहे डाई हो या डेस्मिड, ये दोनों ही आपके लवणीय और अलवणीय जल में मिलते हैं। डाई पादप प्लावक होते हैं। अब आप कहेंगे ये प्लावक क्या है, तो थोड़ा सा आप समझने का प्रयत्न करेंगे। मान के चलिए ये हमारा समुद्र है। ठीक है, ये समुद्र है और इसमें ये जल भरा पड़ा है। ठीक, तो सबसे पहले जो जीव आपकी सतह पर देखने को मिलते हैं, जो जीवधारी केवल सतह पर पाए जाते हैं, उन्हें हम प्लावक कहते हैं। तो आपने प्लावक भले ही ना सुना हो लेकिन आपने इंग्लिश नाम प्लैंकटन जरूर सुना होगा कि ये प्लैंकटन क्या कहलाते हैं। तो वे जीव जो सतह पर जल की सतह पर पाए जाते हैं या सतह पर तैरते रहते हैं वे आपके प्लावक यानी प्लैंकटन कहलाते हैं। और जो आपके डाई होंगे वो यही प्लावक कहलाएंगे क्योंकि ये डाई आपके सतह पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपका दूसरा जो प्रकार रहता है इसमें वो आपका हो जाता है नेक्टन। नेक्टन भी आपने पढ़ा होगा। तो ये नेक्टन क्या होते हैं, तो जो आपके जल के अंदर तैरते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, नेक्टन कहलाते हैं। तो आपसे पूछेगा कि जो डाई है वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर प्लावक तो हैं। अब आपने ये कैसे कह दिया कि ये पादप प्लावक हैं, तो आपको बता दें कि जहाँ सूर्य का प्रकाश जाता है वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो आप
कहेंगे कि जो जल है इसका जो सतह भाग होता है उसमें आपका प्रकाश पहुंच पा रहा है, मतलब यहाँ पर जो आपके जीव जंतु या पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे वो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना पाएंगे। तो आपके जो डाई एटम हैं वो प्लावक तो थे ही, साथ ही साथ प्रकाश मिलने के कारण ये प्रकाश संश्लेषी क्रिया करते हैं और अपना भोजन निर्माण भी करते हैं। तो ये पादपों की तरह व्यवहार दर्शाते हैं, इस कारण डाई एटम को पादप प्लावक कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं और फिर आपको टफ पेपर लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा डीप में यदि समझते हुए पढ़ेंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो आप समझ गए कि जो आपके जल की ऊपरी सतह पर तैरने वाले जीव हों या पादप हों, यदि जंतु की तरह व्यवहार दर्शाएगा तो जंतु प्लावक कहलाएगा, लेकिन ये पादप की तरह व्यवहार दर्शा रहा है तो ये क्या हो गया, पादप प्लावक। और जो अंदर जल के तैरते रहते हैं वो आपके नेक्टन कहलाते हैं। अब देखिए डाई एटम हमारे जलमंडल के मुख्य उत्पादक हैं, मतलब जितना परसेंट मान के चलिए हमारा जो पृथ्वी है इस पर आपका 72% क्या है, जल है, और बाकी जो है आपका 29% मान के चलते हैं तो ये आपका क्या होता है, स्थल होता है। तो जो आपका यहाँ 71 होता है, ठीक है। तो जो 71% जो हमारा जलमंडल है इसमें जो मुख्य उत्पादक हैं ये हमारे डाई एटम्स ही होते हैं। डाई एटम्स की कोशिका भित्ति, अब आप कहेंगे जो डाई एटम्स है, मान के चलिए ये आपका एक डाई एटम है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है ये कौन प्रदान करता है, सेल वॉल प्रदान करता है। तो ये पादप की तरह व्यवहार दर्शा रहे हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो आपके डाई एटम्स में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन ये बहुत ही कठोर होती है, बहुत हद तक कठोर होती है। और इसकी कठोरता का कारण होता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसकी कठोरता का कारण होता है, आप याद रखेंगे। और इस पर इतनी कठोर होती है कि आग हो, अम्ल हो या उच्च ताप का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और आपके डाई एटम्स की जो कोशिका भित्ति है वो आपकी फ्यूज टूल कहलाती है। नेक्स्ट है इसकी कोशिका भित्ति साबुनदानी के जैसी 2 आवरण युक्त होती है, मतलब जिस तरह से आपकी साबुनदानी होती है उसी तरीके से आपकी ये कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट है ये प्रदूषक सूचक होते हैं, मतलब जो आपके डाई एटम हैं तो ये प्रदूषक सूचक होते हैं। इसका मतलब है कि आप मान के चलिए 2 प्रकार का जल है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी आपके पादप वृद्धि कर रहे हैं, मतलब डाई एटम वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो जल आपका शुद्ध है, ठीक है, प्रदूषित नहीं है। लेकिन जहाँ पर डाई एटम्स की मृत्यु हो जाए तो वो जल अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि वो आपका प्रदूषित जल होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल रहेगा ट्राइसरेटम, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है किसमें, आपके क्राइसोफाइटा में, जो कि स्वपोषी प्रोटिस्टा है। क्राइसोफाइटा में 2 जीव आ जाते हैं, डाई एटम और डेस्मिड। आपको बहुत कठिन लग रहा होगा क्योंकि ये थोड़े से आपके चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते तो हैं लेकिन किसी से इसके सही आंसर नहीं आते, क्योंकि ये डीप में जा कर के पढ़ना होता है और ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, ठीक है। तो क्राइसोफाइटा आपका क्या है, स्वपोषी प्रोटिस्ट है। 2 तरह के जीव आते हैं, डाई एटम और डेस्मिड। डेस्मिड सुनहरे शैवाल कहलाते, केवल 5% देखने को मिलते हैं, लेकिन डाई एटम्स 90 से 95% होते हैं। और ये दोनों ही कैसे होते हैं, लवणीय और अलवणीय जल में पाए जाते हैं। डाई एटम पादप प्लावक होते हैं, प्लावक का मतलब जो जल की सतह पर तैरते रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन भी बना सकते हैं। कोशिका भित्ति बहुत मजबूत होती है, कठोर होती है सिलिका डाइऑक्साइड के कारण, और ये प्रदूषक सूचक होते हैं। तो ये तो हुआ आपके स्वपोषी प्रोटिस्ट का पहला प्रकार क्राइसोफाइटा। अब दूसरा होता है डाइनोफ्लैजिलेट। तो ये डाइनोफ्लैजिलेट ये आपके जो हैं बहुत हद तक रंग परिवर्तन करने का कार्य करते हैं, ये बहुत ही चमकदार होते हैं, ठीक है। तो ये लाल, पीले, भूरे, हरे, नीले रंग के होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति भी कठोर होती है, लेकिन आपके डाई एटम्स की अपेक्षा कम कठोर होती है। और यह किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। तो ये याद रखेंगे। उसकी कोशिका भित्ति जो है सिलिका डाइऑक्साइड के कारण कठोर थी, लेकिन इसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इनमें 2 कशाभिकाएँ, कशाभिका का मतलब होता है फ्लैजिला पाए जाते हैं, और फ्लैजिला जो आपकी जो जीवधारी होते हैं उनको गति प्रदान करते हैं। तो इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं, एक सल्कस और एक एन्यूलस। नेक्स्ट है कुछ डाइनोफ्लैजिलेट जैव संदीप्ति दर्शाते हैं, जैसे पाइरीडियम। नेक्स्ट है आपका लाल समुद्री ज्वार जिम्नोडेनियम डाइनोफ्लैजिलेट के कारण आते हैं। तो पूछ लेता है कि लाल समुद्री ज्वार किसके कारण होता है, तो आपके फ्लैजिलेट के कारण होता है। अब देखेंगे हम
तीसरा प्रकार है इसका यूग्लिनोइड, ठीक है। तो क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट और तीसरा है यूग्लिनोइड। तो यूग्लिनोइड पूरा का पूरा एक समूह होता है, लेकिन इसका मुख्य जो जीव होगा वो यूग्लिना होगा और हमें इसी को पढ़ना होता है, ठीक है। तो यूग्लिना के बारे में देखेंगे, हर एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन आप हर फैक्ट को याद रखेंगे। 8 से 10 फैक्ट ही हैं जो यूग्लिना के बारे में इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो यह ज़्यादातर आलवड़ीय जल में पाए जाते हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि जो क्रायोसोफाइटा है और आपके डाइनोफ्लैजिलेट हैं वो दोनों ही आपके लवड़ीय और आलवड़ीय जल में देखने को मिल रहे थे, लेकिन यूग्लिना एक ऐसा जीव होगा जो आपका आलवड़ीय अर्थात केवल स्वच्छ जल में देखने को मिलता है। अब देखिए, आपने अभी तक पढ़ा कि क्रायोसोफाइटा और डाइनोफ्लैजिलेट की कोशिका भित्ति कठोर थी और एक आपकी किसकी बनी थी, मतलब सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई थी डाइनोफ्लैजिलेट की, जबकि आपकी उसकी जो कोशिका भित्ति है क्रायोसोफाइटा की वो आपकी सिलिकॉन डाइऑक्साइड के कारण कठोर थी। लेकिन आपका जो यूग्लिना होता है, यूग्लिना में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो फिर आप कहेंगे, मान के चलिए हमारा यूग्लिना है, ठीक है, यूग्लिना है, तो आप कहेंगे कि इसको ये बाहरी जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल ही प्रदान करती है। तो जब यूग्लिना में सेल वॉल नहीं है तो ये स्ट्रक्चर कौन देगा इसको? तो आपको बता दें कि प्रोटीन से बनी हुई एक स्तर देखने को मिलती है जिसे पेलिकल कहा जाता है। यही आपके जो यूग्लिना है उसको स्ट्रक्चर यानी संरचना प्रदान करती है। और यही पेलिकल, इसका एक गुण और होता है कि यह यूग्लिना में लचीलापन प्रदान करती है अर्थात प्रत्यास्थता प्रदान करती है। तो आपने देखा होगा जो यूग्लिना होता है वो प्रत्यास्थ होता है, लचीला होता है। नेक्स्ट है, अब देखेंगे, मान के चलिए ये हमारा थोड़ा सा आप समझेंगे, ये यूग्लिना है, ठीक है, ये यूग्लिना होता है और इसका अग्रभाग आप देखेंगे अंदर की तरफ ऐसा धंसा हुआ होता है। तो आप कहेंगे कि जो अंदर ये भाग होता है यहीं से आपका जो यूग्लिना है वो पोषण प्रदान करता है। तो इसे हम यूग्लिना का मुख द्वार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुख द्वार। और जब भोजन ग्रहण करने का कार्य कर रहा है तो ये जो संरचना देख रहे हैं आप, ये आपकी ग्रहणी कहलाती है। क्या कहलाती है? ग्रहणी कहलाती है। तो देखिए, यूग्लिना के अग्रभाग में अंतर्बलन मिलता है, इसे हम अंतर्बलन कहते हैं। इसका जो आधारीय भाग है, मतलब जो ग्रहणी से जुड़ा हुआ निचला भाग होता है, उसमें प्रोटीन से बनी रचना होती है जिसे बिलीफेरोप्लास्ट कहते हैं। इससे 2 कशाभिकाएँ निकलती हैं, मतलब इस तरीके से, ठीक है। कशाभिकाएँ मतलब कि आपके फ्लैजिला निकलते हैं जो यूग्लिना को गति अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में मदद करते हैं, ठीक है। तो इतना याद रखिए। फिर ग्रहणी जो है आपकी, ये यूग्लिना है, इसमें जो ग्रहणी है आपकी, इसके दोनों तरफ 2 रचनाएँ देखने को मिलती हैं और ये रचनाएँ क्या कहलाती हैं? आपकी प्रकाश द्रग बिंदु कहलाती हैं अर्थात लाइट स्पॉट आइस स्पॉट इसे कहेंगे, ठीक है। आई स्पॉट का मतलब होता है कि ये प्रकाशीय संवेदना को ग्रहण करने का काम करती हैं। तो ये द्रग बिंदु समझने से पहले आप समझेंगे कि जो आपका यूग्लिना होता है ये स्वापोषी होता है, और स्वापोषी होता है तो दिन के समय में स्वापोषी होता है जब इसको प्रकाश मिलता है। तो आप कहेंगे, मान के चलिए ये यूग्लिना है और आपके दोनों तरफ से प्रकाश आ रहा है, तो अब इस यूग्लिना को कैसे पता चलेगा कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है या यहाँ से प्रकाश आ रहा है? मान के चलिए 2 लाइट लगी हुई है और हमने इस लाइट को बंद कर दिया, तो अब प्रकाश केवल इस तरफ से आ रहा है, तो जो यूग्लिना होगा वो केवल इस तरफ ही आपका जो है क्या होगा, यहीं से संवेदनाएं ग्रहण करके और अपना भोजन बनाएगा। और यहाँ पर प्रकाश नहीं है, मतलब यहाँ आपके जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। तो आपको ये सूचना कौन देता है इस यूग्लिना को कि प्रकाश किस दिशा से मिल रहा है? तो इसी सूचना को देने के लिए आपका एक प्रकाश द्रग बिंदु जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वही आपकी प्रकाशीय संवेदना को ग्रहण करता है। अब जो यूग्लिना होता है ये मिश्रित पोषी होते हैं। मिश्रित पोषी का मतलब है कि दिन के समय में तो इसको क्या मिलता है? सूर्य प्रकाश मिलता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बना लेते हैं, मतलब दिन के समय में स्वपोषी होते हैं। लेकिन रात्रि में प्रकाश नहीं मिल पाता है, तो रात के समय में ये क्या होते हैं? आपके परपोषी, मतलब दूसरे जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और दूसरे जीव जंतुओं में क्या आ जाएंगे आपके? तो ये डाईएटम्स वगैरह जो होते हैं, डाईएटम्स और डाईफ्लैजिलेट को खा जाते हैं, ठीक है। मतलब ये जंतु प्लावक कहलाते हैं। जंतुओं की तरह व्यवहार दर्शा रहे हैं, मतलब जंतु प्लावक, और दिन में ये स्वपोषी है, मतलब पादप की तरह भोजन बना रहे हैं, तो पादप प्लावक, ठीक है। तो इस कारण से ही आपका जो यूग्लिना होता है ये आपका मिश्रित पोषी कहलाता है। मिश्रित पोषी मतलब दिन के समय में पादप की तरह व्यवहार दर्शाता है, अर्थात ये स्वपोषी होता है, पादपों की तरह अपना भोजन बनाता है। तो ये क्या कहलाएगा? आपका
पादप प्लावक, ठीक है। जबकि रात्रि में ये सूर्य प्रकाश ना मिलने के कारण कैसे हो जाते हैं, परपोषी हो जाते हैं और ये जंतु की तरह व्यवहार दर्शाने लगते हैं, अर्थात ये जंतु प्लावक। तो एक क्वेश्चन निकल करके आता है कि जो युगलीना होता है पादप और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो पूछेंगे पादप और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी किसे माना जाता है। ऑप्शन दे देंगे आपको, युगलीना, जीवाणु, विषाणु, कवक करके। तो आपको याद रखना है युगलीना को ही कहा जाता है। और अब आप ये भी समझ चुके हैं कि युगलीना को पादप और जंतु के बीच की कड़ी क्यों कहते हैं, और ये भी आपको बता दिया कि प्लावक क्या कहलाते हैं, ठीक है। अब अगला फैक्ट आएगा इसका, इनमें एक संकुचनशील रसधानी पाई जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो संकुचनशील रसधानी, रसधानी धानी मतलब धारण करने वाला, रस मतलब रसदार जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो रस है वो किससे बनेगा, जल से ही बनेगा। आपने पढ़ा होगा जीवद्रव्य में कि जो जीवद्रव्य का संपूर्ण भाग होता है उसमें आपका 80 से 90% भाग जल होता है। तो उसी तरीके से जो युगलीना है उसमें भी जल उपस्थित होता है। तो इसको जो नियंत्रित करता है वो उसके लिए ही एक संरचना पाई जाती है जिसे संकुचनशील रसधानी कहते हैं। नेक्स्ट है युगलीना में प्रकाश संश्लेषी वर्णक देखने को मिलते हैं। मतलब आपको बता दें कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। तो इसमें जो वर्णक देखने को मिलते हैं वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल। कभी कभी 1% में आपका जो है कैरोटीन भी देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर मात्रा में जो आपके प्रकाश संश्लेषी वर्णक इसमें देखने को मिलते हैं वो क्लोरोफिल ए, बी और आपका जेंथोफिल ही होता है, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको युगलीना के याद रखने हैं। आई होप आपको प्रोटिस्टा जगत में आपका स्वापोषी प्रोटिस्टा समझ में आ चुका होगा। स्वापोषी प्रोटिस्टा को भी आपके 3 कैटेगरी में, क्रायोसोफाइटा, दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा जो हमने पढ़ा वो हो गया आपका डाइनोफ्लैजिलेट और तीसरा हो गया युगलिनोइड, ठीक है। तो इतना आज के सेशन में। अब आपका जो अपपंक कवक रह गया है और प्रोटोजोआ जो एक कोशिकीय जीवधारी होते हैं, इनको हम अगले टॉपिक में अगले सेशन में कवर कर लेंगे। ये परजीवी होता है और मृतोपजीवी होता है, ठीक है। तो ये हम अगले सेशन में कवर करेंगे। आपको यदि चीज़ें पसंद आई हैं और सारी चीज़ें समझ आती हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और डाउट यदि आपका कोई बनता है तो कमेंट्स के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर हमारा जब ये टॉपिक कवर हो जाएगा तो इसके बाद हम अपना जगत अगला स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें 5 जगत पढ़ना है, तो कल के सेशन में हमारा मोनेरा और प्रोटिस्टा जगत क्लियर हो जाएगा। फिर हम अगला जो जगत होगा उसको हम कवर करेंगे, ठीक। थैंक यू।